नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट डेली का करते आ रहे हैं, लेकिन अभी पिछली 2 या 3 क्लासों में हम क्या काम कर रहे हैं, आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि जब संविधान बना था तो उस समय 395 यानी 395 आर्टिकल थे, और प्रेजेंट टाइम में अगर पूछोगे तो 465 यानी 465 आर्टिकल इसमें पहुंचे हुए हैं। तो आपको क्या काम करना होता है कि हम सभी आर्टिकल को याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हमें मान के चलो कि कम से कम 100 प्लस आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। शायद मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर बताया हुआ है कि सीधा क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, या फिर पूछ लेगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमें एक एक करके आर्टिकल जो हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, तो आज हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो आर्टिकल 76, यानी हमें आर्टिकल 76 से आज हमें जो शुरुआत करनी है वो आर्टिकल 76 रहेगा। ठीक है, और आर्टिकल 76 के अंदर क्या बताया गया है ये हमें देखना है। हमने आर्टिकल 75 तक देख लिया था, अब 76 कवर करना है। 76 में क्या वर्णन किया गया है? भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, यानी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी का वर्णन इसमें किया गया है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि महान्यायवादी का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा के अंदर समझो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वर्तमान में, जो केंद्र सरकार होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होता है उसको कहा जाता है महान्यायवादी। और एक सिंपल भाषा के अंदर कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसको महान्यायवादी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब महान्यायवादी का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 76 में। भारत में 3 सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। एक तो हो गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा होता है यहाँ पर ये इसके साथ में होते हैं भारत का अपर महाधिवक्ता और भारत का महाधिवक्ता, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 3 व्यक्ति होते हैं। 3 में जो मुख्य होता है वो कौन सा रहता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? 76 में किया गया है। अगर पूछ ले कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के प्रथम जो महान्यायवादी थे इनका नाम रहता है MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये प्रथम महान्यायवादी थे। अगर पूछ ले कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन आते हैं, तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन रहते हैं? तो वो रहेंगे के वेणुगोपाल। वर्तमान में महान्यायवादी कौन आते हैं? के वेणुगोपाल आते हैं। तो कवर हुआ। आर्टिकल 76 में किसका वर्णन किया गया है? भारत के महान्यायवादी का। अब चलते हैं कि आर्टिकल 78 में क्या पूछा गया है। 78 में वर्णन किया गया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करता है। कड़ी का काम करता है मतलब क्या हुआ? जब भी राष्ट्रपति को कोई सलाह मशवरा लेना होता है, कहने का मतलब मंत्री परिषद की कोई भी बात हो या मंत्री परिषद का कोई भी परामर्श हो, तो क्या मंत्री परिषद सीधा राष्ट्रपति से मिलेगी? नहीं। मंत्री परिषद की अगर कोई भी परामर्श या कोई भी राय है तो वो राष्ट्रपति तक लेके जाता है भारत का प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से अगर राष्ट्रपति की कोई राय है तो वो राय अगर मंत्री परिषद तक पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएगा? भारत का प्रधानमंत्री पहुंचाता है। तो इसीलिए आर्टिकल 78 में किसका वर्णन किया गया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में कड़ी का काम करेगा। कवर हुआ। तो आर्टिकल 78 में ये आता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, आपको याद होना चाहिए अच्छी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने है 79 और यहाँ पे 80। इन दोनों आर्टिकल के अंदर किसका वर्णन किया गया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 के अंदर किसका वर्णन है और अनुच्छेद 80 के अंदर किसका वर्णन किया गया है वो हम देख लेते हैं। देखो,
79 के अंदर वर्णन किया गया है संसद का। जो हमारी पार्लियामेंट है, जो संसद बनती है, वो संसद किससे मिलकर के बनती है? तो संसद जो मिलकर के बनती है वह लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, भारत का जो राष्ट्रपति है, इनको मिलाकर के बनती है। तो यही तो पूछा है कि आर्टिकल 79 में किसका वर्णन है? संसद यानी पार्लियामेंट का वर्णन रहेगा, और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। अगर ये पूछ ले कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। तो दोनों सदन कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा है, दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। अगर पूछे कि संसद के कितने अंग होते हैं, अगर संसद के अंग आपसे पूछ ले तो अंग कौन कौन से रहेंगे? 3 आएंगे। 3 का मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई विधेयक अगर लोकसभा से पारित हुआ तो कहां पे जाएगा? राज्यसभा के अंदर जाएगा। राज्यसभा से पारित होने के बाद में भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास में जाता है, और जब तक राष्ट्रपति इस पर अपने सिग्नेचर नहीं कर देता तब तक वो विधेयक पारित नहीं माना जाता। इसलिए पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति शामिल रहेगा, सदन पूछे तो 2 आते हैं। 80 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? तो 80 के अंदर वर्णन किया गया है राज्यसभा का। किसका वर्णन किया गया है? राज्यसभा का वर्णन किया जाता है। इसे कहा जाता है हाउस ऑफ स्टेट। इसे क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी राज्यों की सभा कहा जाता है, या फिर राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता किसको? राज्यसभा की बात हो रही है, क्योंकि इसको भंग नहीं कर सकते। इसके 1/3 जो मेंबर है ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए राज्यसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो 80 के अंदर। अगर पूछे कि वर्तमान में टोटल इसके कितने मेंबर हैं, तो 245 से मेंबर आते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने है 81 और 85। इन 2 आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है? पहले देख लेते हैं 81 के अंदर क्या बताया गया है। आर्टिकल 81 में कहा गया है लोकसभा के बारे में। लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किया गया है। इसे कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है। और इसे और क्या कहा जाता है? लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन भी कहा जाता है, और लोकसभा को ही निम्न सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे भंग भी किया जा सकता है। इसे भंग किया जा सकता है, और भंग करने का जो काम करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ये भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो वर्तमान में अगर पूछे कि लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं, तो 543 है। और अगर ये पूछ ले कि अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वर्तमान में 550 ही हो सकती है, क्योंकि 2 जो एंग्लो इंडियन मेंबर हुआ करते थे उनको 2019 के अंदर निष्कर्ष या पे ऐसे कह सकते हैं कि निरस्त कर दिया गया था। तो अभी 543 मेंबर प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के अंदर है, ठीक है। अगर पूछ ले कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में आपको पता होगा कि 17वीं लोकसभा चल रही है। अगर ये पूछ ले कि 17वीं लोकसभा के वर्तमान में स्पीकर कौन आते हैं, तो वर्तमान में स्पीकर जो रहते हैं वो ओम बिरला आते हैं। ओम बिरला ये वर्तमान में क्या आते हैं? इसके स्पीकर आते हैं। तो ये थी लोकसभा। इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में रहेगा? आर्टिकल 80। 85 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? देखो, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, इस संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं, जो सेशन बुलाए जाते हैं ना, वो किसके द्वारा बुलाए जाते हैं और किसके द्वारा इसकी समाप्ति होती है, वो पॉइंट हमें देखना है। और इसी का वर्णन किया गया है आर्टिकल 85 के अंदर। क्या कहा गया है कि जो संसद के सत्र होते हैं, संसद के जो सत्र होते हैं, सेशन, सत्र को बुलाना
संसद के सत्र को बुलाना, और बुलाने का मतलब होता है कि संसद के सत्र को आहूत करना और उनका सत्रावसान करना, और उनका सत्रावसान करना। सत्रावसान करने का मतलब होता है कि समाप्ति करना। ये किसके द्वारा होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है ना, राष्ट्रपति इनको बुलाता है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संसद के सत्र का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? 85 में किया गया है। किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। बुलाने का काम भी राष्ट्रपति करता है और संसद के सत्र की जो समाप्ति होती है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। कहने का मतलब आर्टिकल 85 में वर्णन किया गया है संसद के सत्र बुलाने का। अब एक पॉइंट इसमें और आता है, संसद का जो पहला सत्र चल रहा है उस पहले सत्र की जो अंतिम बैठक होती है, दूसरा पॉइंट, जो दूसरा सत्र शुरू होगा उसकी जो पहली बैठक होगी, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। ये वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 85 के अंदर किया गया है। तो 85 के अंदर संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आपके सामने है 93 और दूसरा कौन सा रहेगा? 108। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके सामने आते हैं। 93 में किसका वर्णन किया गया है? देखो, जब अगर हम बात करें संसद की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि संसद के कितने सत्र होते हैं, तो संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2। एक होती है लोकसभा और दूसरी कौन सी होती है? राज्यसभा। ये 2 सदन होते हैं। कहने का मतलब जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा के अंदर एक तो होता है स्पीकर, यानी एक तो होता है अध्यक्ष और दूसरा कौन सा होता है? उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनकी जो नियुक्ति का वर्णन है या इनके जो निर्वाचन का जो वर्णन रहेगा, इनकी जो नियुक्ति है, इसको जो मनोनीत करने की जिम्मेदारी होती है, वो आर्टिकल 93 के अंदर बताई गई है। कहने का मतलब जब मान लो नई लोकसभा बन करके आती है तो सबसे पहले 543 मेंबर में से एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या काम करेगा? एक प्रोटेम स्पीकर चुनेगा। वो प्रोटेम स्पीकर क्या काम करता है? बाकी जो मेंबर है संसद के, इनको शपथ दिलवाता है, और जब तक लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लेते, तब तक क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का संचालन करता है। ठीक है, 93 के अंदर बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होगी? जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं और किसी एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 93 में किया गया है। आर्टिकल 108 जॉइंट कमेटी कह सकते हो, या फिर ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन जो है कौन से आर्टिकल में? 108 में। किस किस का? कहने का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक कह सकते हो या संयुक्त अधिवेशन कह सकते हो, ये बुलाया जाता है। अब देखो क्यों बुलाया जाता है? जब मान लो लोकसभा से कोई विधेयक पारित हुआ और पारित होने के बाद में कहां पर जाएगा? राज्यसभा के अंदर जाएगा। राज्यसभा उस पर सहमत ना हो, यानी उसको पारित ना करे। दूसरा पॉइंट, जिस विधेयक पर राज्यसभा सहमत हो लेकिन लोकसभा वहां पर सहमत ना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बुलाए जाते हैं संयुक्त अधिवेशन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 108 108 के अनुसार। अब क्वेश्चन एक और भी आएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? तो अध्यक्षता जो होती है ना, वो होती है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा होती है? लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। अधिवेशन बुलाता कौन है? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। इतना पॉइंट कवर होना चाहिए। तो ये 108 के अंदर वर्णन किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 आर्टिकल आपके सामने फिर से है, 110 और दूसरा है 112 यानी 112। अनुच्छेद 110 में किसका वर्णन किया गया है? तो 110 में वर्णन किया गया है मनी बिल का। मनी बिल, और मनी बिल का मतलब होता है कि धन विधेयक का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अब धन विधेयक हमेशा कहां पर पेश होता है? तो लोकसभा के अंदर पेश होता है। दूसरा पॉइंट, अगर ये पूछ ले
कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। धन विधेयक हमेशा कहां पर प्रस्तुत होता है? अगर ये पूछ ले तो हमेशा कहां पर प्रस्तुत रहेगा? लोकसभा के अंदर। वर्णन कौन से आर्टिकल में है? तो 110 में वर्णन किया गया है। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 112 के अंदर किसका वर्णन किया गया है? 112 के अंदर वर्णन किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो बजट पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बजट शब्द है ना, ये जो बजट शब्द है, इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो फिर इसका नाम क्या रखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण रखा गया है। आर्टिकल 112 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब आता है कि जो बजट है ये सबसे पहले पार्लियामेंट के कौन से सदन के अंदर प्रस्तुत होता है? लोकसभा के अंदर होता है कि राज्यसभा के अंदर होता है? तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जो बजट है ये सबसे पहले हमेशा कहां पर पेश होगा? लोकसभा के अंदर पेश होता है। किसके द्वारा पेश होता है? तो ये भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश होता है। कब पेश होता है? तो ये रहता है, पहले 28 फरवरी हुआ करती थी, अभी क्या कर दिया गया है? अभी 1 फरवरी यहाँ पे कर दिया गया है। यानी ये कब पेश होता है? तो अभी 1 फरवरी को ही पेश होता है। ठीक है, पेश कौन करता है? तो पेश करता है भारत का वित्त मंत्री। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बजट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? ये जो बजट शब्द है ना, इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है। इसको क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। और कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 112 के अंदर। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के आर्टिकल। कल हम इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल 10 या 12 आर्टिकल हम डेली के करते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी प्रकार से क्लास समझ में आ रही होगी और आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। ये वो आर्टिकल है जो 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से उठते रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो इसी प्रकार से लगभग जब तक 465 तक नहीं पहुंच जाते, हमारी कंटिन्यूटी इसी प्रकार से रहेगी। तो आज के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।